हेलो बच्चों। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर किनशिप, कास्ट एंड क्लास को कवर करेंगे। किनशिप का मतलब क्या होता है बच्चों? रिलेशन बाय ब्लड। अब वो बाय बर्थ हो, बाय मैरिज हो, बाय एडॉप्शन हो, फैमिली का पार्ट होना चाहिए, तो दैट वी कॉल एज किनशिप। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले दो चैप्टर्स की तरह, द शॉर्ट एंड द लॉन्ग वंस, और साथ में हम याद रखने की कोशिश करेंगे फन ट्रिक्स के थ्रू कि कैसे इनको हम याद कर पाए और कैसे इनको हम बेहतर रूप से लिख पाए, इम्प्रेसिव फॉर्म में लिख पाए और 100% मार्क्स स्कोर कर पाए। उससे पहले एज एन एडिशनल हेल्प एज ऑलवेज और रेफरेंस के लिए हम एक स्नैपशॉट देख लेते हैं फॉर सम वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स, टर्म्स, टॉपिक्स जो आपको ऑन योर ओन रेफर करने में इजी होंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। प्लस आपके चैप्टर का अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। ये वीडियो आपको गाइड करेगा कि कैसे क्विकली और स्मार्टली टॉपिक्स को रीड करें और कैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर पाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे वन पेजर मैंने सारे नेम्स, उनका हु एंड व्हाट, कौन से राजा थे या किस बारे में हम बात कर रहे हैं, चैप्टर में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इनको याद करने के ट्रिक्स का सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले में दे रखा है। बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ वन पेज का है। इसमें आप देख सकते हैं टिप्स भी लिखी हुई हैं मैंने कि किस तरह से आप सीबीएसई में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप नाम लिखें, हमेशा नाम के साथ कंट्रीब्यूशन अगर लिखेंगे तो ये बहुत अच्छा कहलाता है, और साथ में इंपॉर्टेंस दो तीन लाइन आपको इलेबोरेट कर देना होता है। एंड ट्रस्ट मी, एग्जामिनर गेट्स एन आइडिया दैट यू नो दिस टॉपिक। डेट्स और इवेंट्स को हमेशा डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, मेंशन करें जहां कहीं भी संभव हो पाए। जैसे अगर हम कलिंग वॉर के बारे में बात कर रहे हैं या हम किसी वॉर के बारे में बात कर रहे थे जो अशोका ने लड़ी और हम डिफाइन करना जा रहे हैं कलिंग वॉर के नाम से, हमने मेंशन कर दिया, ईयर मेंशन कर दिया, एग्जामिनर को आइडिया लग गया कि हाँ इस बच्चे को नॉलेज है। इन 3 मार्कर्स आपको ये जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए कि मिनिमम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखो या 3 to 4 पॉइंट्स लिखो। ऐसे ही 5 मार्कर या 8 मार्कर क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंगली 8 to 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए फिर से मैंने टाइमलाइन फ्लो चार्ट यहाँ पे रेडी कर रखा है। आप देख सकते हैं ईयर बाय ईयर और एरा बाय एरा कौन कौन से राजा हुए और उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन सब कुछ मैंने दे रखा है, ताकि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कौन सी घटनाएं चैप्टर के आधार पे आप पढ़ते गए वो आपको यहाँ पे दिखता चला जाएगा। याद करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है यहाँ पे। कूल किंग्स मेक बिग अचीवमेंट्स कीपिंग अशोका's empire strong. So this is a statement that you should remember to know the flow of the empires in this chapter as mentioned. तो कूल किंग्स मेक बिग अचीवमेंट्स, अब देखो इनका फर्स्ट लेटर इज अ एब्रिवेशन ऐसे। तो C for Chandragupta, K for Kautilya, M for Megasthenes, B for Bindusar, A for Ashoka, K for Kalinga, A for Ashoka's Dhamma, E for Economy, Society and S for Shudras। तो ये फ्लो बता रहे हैं जो आपको चैप्टर के बारे में बताते जाएंगे कैसे कैसे क्या होता चला गया। तो यू शुड रिमेंबर दिस। बहुत आसान है, कोई टीडियस टास्क नहीं है। एज यूजुअल हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको हमेशा क्विक नोट्स भी दिखाए हैं जो फिर से दिखा रहा हूँ। आप देखिए बहुत सारे चीजें यहाँ पे बहुत कंसाइज फॉर्म में आपके सामने सिर्फ 7 टॉपिक्स में मैंने मेंशन कर दी है, समराइज कर दी है। यहाँ पे भी सोर्सेस को याद करने का ट्रिक मैंने दे दिया है। जैसे सोर्सेस अगर आपको याद करना है कि भाई वो अर्थशास्त्र से मिला था या कॉइन से मिला था या किसी इंस्क्रिप्शन से मिला था या किसी बुक इंडिका नाम की ऐसी कोई बुक से मिला था, वो सबके लिए आपके पास क्या हो गया? एप्स। अर्थशास्त्र, इंडिका, पिलर्स एंड सिल्वर कॉइन्स। अशोका धम्मा के बारे में अगर आपको याद रखना है, RNR बहुत आसान है, रिस्पेक्ट, नॉन वायलेंस एंड रिलीजियस हार्मनी। और डिक्लाइन को अगर हमें समझना है तो आप याद रखो वॉर, मतलब वीक रूलर्स कारण थे, ओवर सेंट्रलाइजेशन कारण था, रेवेन्यू क्राइसिस और एक्सटर्नल इन्वेजन्स। तो ये एब्रीवेशन शॉर्ट ट्रिक्स का काम करते हैं, वेरी वेरी यूजफुल टू लेट यू नो द फ्लो दैट यू शुड एक्चुअली मेंशन। अब वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। हमारा शॉर्ट आंसर से डिस्कशन शुरू होता है। ये वीडियो
बस आपको गाइड कर रहा है बच्चों कि कैसे चैप्टर को एफिशिएंटली पढ़ना है, कौन से हेडिंग्स पे फोकस करना है, और ट्रिक्स और फ्लो चार्ट्स कैसे यूज करने हैं। डिटेल रीडिंग्स और नोट्स आपको खुद से करने हैं, याद कर रखें, क्योंकि ये क्विक रिवीजन वीडियो है। इसमें हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल सर्टेन क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये फ्लो चार्ट देखा है, इंपॉर्टेंट नेम्स देखे हैं आपने, नोट्स देखे हैं, जो कुछ नोट्स मैंने आपको भी देखा, और मेरे क्वेश्चंस को आपने समझा है, किस तरह से आपको याद करना है और लिखना है, ये समझ लिया है, मैक्सिमम क्वेश्चंस इस कंटेंट से ही बन के उभरते हैं, तो आप इजिली कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। शॉर्ट आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज मेगास्थनीज, व्हाट डज हिज इंडिका टेल अस अबाउट द मौर्यन एम्पायर। अब बच्चों ये नाम आपको याद रखना है, मेगास्थनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ये कौन थे? ये थे एक ग्रीक एम्बेसडर जो सेलेकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, मतलब फॉरेन गेस्ट एट मौर्य दरबार। इंटरेस्टिंग ना। अब मेगास्थनीज ने लिखा था एक किताब जिसका नाम था इंडिका। टाटा इंडिका नहीं, किताब का नाम इंडिका है बच्चों। इसमें मौर्यन इंडिका, मौर्यन इंडिया का फुल ऑन डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसने क्या बताया, मतलब मेगास्थनीज ने इस किताब में क्या वर्णन किया, क्या समझाया? सबसे पहले सिटी, पाटलिपुत्र की प्लानिंग और फोर्टिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन देता है। मतलब सबसे पहले सिटी का मतलब उन्होंने सबसे पहला इतना भव्य शहर इंडियन मौर्य एम्पायर का देखा था। फिर मौर्यन एम्पायर की आर्मी के बारे में बताता है कि कितनी बड़ी आर्मी और कितनी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उनकी ये आर्मी थी। द स्टैंडिंग आर्मी दैट मौर्य हैज वाज वेरी वेरी ह्यूज एंड ऑर्गेनाइज्ड। फिर लोगों के बारे में बताते हैं, सोसाइटी के बारे में, जैसे कास्ट डिविजन्स, फार्मर्स और सोल्जर्स, और लास्ट में एग्रीकल्चर भी मेंशन करते हैं कि किस प्रकार का इरिगेशन सिस्टम था, टैक्सेशन सिस्टम था, और प्रॉस्पेरिटी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है। वो सब इस किताब में आपको मेगास्थनीज के द्वारा देखने को मिलता है। याद रखेंगे, एक बड़ी प्यारी सी ट्रिक है, कापा, CAPA, सिटी, आर्मी, पीपल, एग्रीकल्चर। तो मेगास्थनीज का क्वेश्चन आएगा, आपको कौन थे मेगास्थनीज बताते हुए कापा पे ध्यान देना है कि मुझे बताना क्या है मौर्यन एम्पायर के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में, वो कापा से मालूम चल जाएगा। आंसर लिखते वक्त एक लाइन जरूर याद करें, पाटलिपुत्र को मेंशन करना है। ये आप मेंशन करेंगे, आपके मार्क्स गारंटीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the significance of the Arthashastra for understanding Mauryan administration? Okay, चलो अब एक बात करते हैं एक और धमाका सोर्स की। अर्थशास्त्र, धमाका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बोनांजा वाला, जैसे कुछ हमें मिल गया हो, बहुत ही शानदार सोर्स जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ये क्या है? ये बहुत फेमस ग्रंथ जैसा है, एक पॉलिटिकल ट्रियटाइज जो लिखी गई थी कौटिल्य, जैसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं जिनको, चंद्रगुप्त मौर्य के सबसे खास एडवाइजर थे, और वो बहुत फेमस है। हमें से शायद किसी ने भी इनका नाम ना सुना हो, ऐसा नहीं होगा। ये लिखी गई किताब थी अराउंड 3rd century BCE में, मतलब सेम मौर्यन पीरियड में। अब इसमें क्या है तो बच्चों, बहुत कुछ। स्टेट क्राफ्ट, कैसे राजा को राज्य चलाना है, उसे हम स्टेट क्राफ्ट कहते हैं। राज्य मतलब स्टेट। टैक्सेशन, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है ताकि सुचारू रूप से राज्य का संचार हो सके। डिप्लोमेसी और वॉरफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, दुश्मनों को टैकल कैसे करें। एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हम फंक्शन कराएं, कैसे मिनिस्ट्री को हम मैनेज करें। और हाँ, स्पाई सिस्टम, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी लिखा है, मतलब क्लियर प्रूफ ऑफ सेंट्रलाइज स्टेट। तो हिस्टोरियंस के लिए इंपॉर्टेंस क्या हुआ, क्या क्या हुआ? ये एक मैनुअल है गवर्नेंस का, और जब इसको कंपेयर करते हैं अशोकन एडिक्ट्स प्लस इंडिका के साथ, तो कंफर्म होता है कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कितना एफिशिएंट था। याद रखने का ट्रिक बच्चों, यहाँ पे आप STA याद रखें, देख सकते हैं स्क्रीन पे, स्टेट क्राफ्ट, टैक्सेशन, आर्मी। आंसर लिखते वक्त दोनों सोर्सेस का नाम लिखना है बच्चों। अर्थशास्त्र तो मेंशन करना ही है क्योंकि क्वेश्चन में भी पूछा गया है, साथ ही साथ में अशोकन एडिक्ट्स भी ऐड कर दें, ये एग्जामिनर को 100% इंप्रेस करेगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। मेंशन एनी 3 मेन फीचर्स ऑफ अशोकास धम्मा। अब अशोका की बारी है।
सभी स्टूडेंट्स को ये फेवरेट है धम्मा। ठीक है, सबसे पहले धम्मा क्या था? ये एक मॉरल कोड था, धार्मिक रिचुअल नहीं, जो अशोका ने प्रमोट किया था पीस और हार्मनी के लिए। इनके तीन फीचर्स का आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। शॉर्ट फॉर्म समझ सकते हैं RNR, है ना? रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन वाला RNR नहीं बच्चों, RNR याद रखो आप। रिस्पेक्ट नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, रिस्पेक्ट एल्डर्स की, टीचर्स की, मॉन्क्स की, ब्राह्मण्स की, इन सब की। नॉन वायलेंस, ह्यूमंस और एनिमल्स के प्रति कंपैशन। रिलीजियस टॉलरेंस मतलब सभी सेक्ट्स के बीच हार्मनी। ये सिंपल एथिक्स थे जो पूरे एम्पायर यूनिफाई करते थे। ठीक है, पूरे राज्य को जोड़ के रखते थे, तो रिचुअल्स की जरूरत नहीं थी। RNR ट्रिक है बच्चों, रिस्पेक्ट नॉन वायलेंस रिलीजियस टॉलरेंस, जैसा मैंने पहले भी बताया। एग्जाम के लिए टिप क्या हो सकता है इसमें? एग्जाम में एक लाइन आप ऐड कर दें, अशोक ने अपना धम्मा रॉक और पिलर एडिक्ट्स के थ्रू पूरी दुनिया में स्प्रेड करने की कोशिश की, जहां तक भी उनके अनुयायी जा सकते थे। ये लिखने से फुल मार्क्स तो पक्का लॉक हो जाएंगे। Moving on to the fourth question, what do पंचमार्क coins reveal about the economy of early states? चलो बच्चों, अब पैसे की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से सबको बहुत पसंद आएगा ये टॉपिक, क्योंकि इसमें कॉइन्स शामिल हैं। सबसे पहले, पंचमार्क कॉइन्स क्या होते थे? ये अर्लीस्ट कॉइन्स थे इंडिया के 6th century BC ऑनवर्ड्स। सिल्वर के छोटे छोटे पीसेस जिसमें सिंबल्स पंच किए जाते थे, इसलिए नाम इनका पंचमार्क कॉइन्स था। अब ये कॉइन्स हमें क्या दिखाते हैं? तो ट्रेड एंड कॉमर्स क्लियरली एग्जिस्टेड। भाई पैसे हम सर्कुलेशन में ला रहे हैं विद सम स्पेशल एम्बॉसिंग, जो कि जनरली कोई और नहीं कर सकता। इसका मतलब व्यापार के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। स्टेट कंट्रोल, क्योंकि करेंसी रेगुलेट होती थी, करेक्ट है। और मॉनेटरी इकोनॉमी, बार्टर सिस्टम से आगे हम बढ़ चुके थे मौर्यन एम्पायर में। तो TSM ट्रिक है, हमें याद रखना है, ट्रेड, स्टेट कंट्रोल, मॉनेटरी सिस्टम। तो कॉइन्स का यूसेज आपको कितना इजी वे में लिखने को बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी डेवलप कर रही थी और मौर्यास के समय तक सिचुएशन स्टेट की बहुत स्ट्रांग थी। आंसर लिखते वक्त सिल्वर कॉइन्स प्लस सिंबल्स का मेंशन पक्का कर दीजिए, तो ये फ्रेज बन जाएगा एग्जामिनर के लिए। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। एक्सप्लेन द टर्म्स वर्ण एंड जाति इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडियन सोसाइटी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वर्ण और जाति यहाँ पे हम समझेंगे। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए बच्चों, मैं इसे इजी कर देता हूँ। सबसे पहले वर्ण क्या था, है ना? इसको वर्ण कहते हैं। ये था एक 4 फोल्ड डिवीजन जो टेक्स्ट में दिया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप में सबको ये पता ही होगा। मतलब ये था एक टेक्सटुअल आइडियल। जाति क्या थी? ये थी सब कास्ट जो ऑक्यूपेशन, बर्थ और रीजन के हिसाब से बनती थी। मतलब ये थी रियल लाइफ डिविजन्स। तो फर्क क्या है दोनों में, ये समझने की जरूरत है। वरना एक आइडियल थ्योरी, पर जाति थी प्रैक्टिकल रियलिटी। ठीक है, वर्ण एक आइडियल थ्योरी थी बच्चों, और जाति थी उसकी प्रैक्टिकल रियलिटी, जिसमें शादी, रोज का काम, हायरार्की और प्योरिटी नॉर्म्स डिसाइड होते थे। सिंपल है, याद रखने का ट्रिक है बच्चों, VJH, वर्ण, जाति और हायरार्की। कहने का मतलब, अगर ब्राह्मण है तो उनको अगर शादी करनी है तो नियम बना दिया गया कि वो अपने ही वर्ण में करेंगे, तो ब्राह्मण ब्राह्मण में करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकल रियलिटी, उनकी जो वेरियस जातियां होती थी उसमें वो शादी करेंगे। तो उसमें हायरार्की के हिसाब से ये लोग मैरिज को कंडक्ट करते थे। आंसर लिखते वक्त एक कंट्रास्टिंग लाइन आप जरूर लिखें, वर्ण वॉज द आइडियल, जाति वॉज द प्रैक्टिस। ये एग्जामिनर को इंप्रेस करेगा। मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डिड ब्राह्मणास इन्फोर्स रूल्स ऑफ सोशल ऑर्डर थ्रू धर्मशास्त्रास? चलो अब बात करते हैं ब्राह्मणास और उनकी पावर की। ये पावर का मेन वेपन था धर्मशास्त्रास। जैसे हथियार रखने के लिए हमारे पास आर्सेनल होता है, वैसे ही ब्राह्मण्स के पास रियल वेपन्स तो नहीं होते थे, ज्ञान का उनके पास हथियार होता था, जिसको वो रखते थे कहाँ पे? उनकी किताबों में, जहां से वो पढ़ के, जहां पे वो लिख के इन चीजों का उपयोग करते थे, उन्हें वो धर्मशास्त्रास कहते थे। धर्मशास्त्रास क्या थे? ये टेक्स्ट थे जो ब्राह्मण्स ने कंपोज किए, जिसमें सोशल और मॉरल कोड्स लिखे गए। अब इनमें क्या लिखा था?
ड्यूटीज ऑफ ईच वर्ण क्लियरली डिफाइन किए गए, मैरिज और इनहेरिटेंस रूल्स लिखे गए, और एक बड़ा पॉइंट भी मेंशन किया गया, वर्ण मिक्सिंग को गलत बताया गया जिसे बोला गया वर्ण संकरा। इसका रिजल्ट क्या हुआ? ब्राह्मणिकल डोमिनेंस ऑफ सोसाइटी हायरार्की और स्ट्रांग हो गई। तो वर्णों को मिक्स नहीं करना है, क्षत्रिय क्षत्रियों में अपना विवाह करें, वैश्य वैश्य में, शूद्र शूद्र में, ब्राह्मण ब्राह्मण में, तो इनका अपना कुटुंब काफी स्ट्रांग होता चला जाएगा। आंसर में वर्ण संकरा टर्म लिखना ना भूलें, ये एक ही वर्ड आपको 100% एक्स्ट्रा मार्क्स दिला देगा अगर ब्राह्मण्स के धर्मशास्त्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन इज डिस्क्राइब्ड इन अर्ली टेक्स्ट। अब एक सेंसिटिव टॉपिक स्टेटस ऑफ वुमेन इन अर्ली इंडियन सोसाइटी के बारे में हम समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। चलो इसको इजी तरीके से भी याद कर लेते हैं। वुमेन के रोल्स क्या थे? उन्हें अर्ली मैरिज करनी पड़ती थी और हस्बैंड के प्रति लॉयल रहना पड़ता था, और वो अपने फादर हस्बैंड या सन के डिपेंडेंसी में होते थे। उन पे क्या रेस्ट्रिक्शंस थे? बहुत सारे, जैसे प्रॉपर्टी राइट्स लिमिटेड थे, एजुकेशन भी कॉमन नहीं थी, और घर पे रहना पड़ता था, सारे घर के कामकाज करने पड़ते थे, और अपने घर के हस्बैंड या फादर के प्रति बिल्कुल लॉयल रहना पड़ता था और उनके ऊपर डिपेंड भी करना पड़ता था। पर एक छोटी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। कुछ वुमेन रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते थे, और लर्नेड वुमेन जैसे गार्गी और मैत्रेयी भी टेक्स्ट में मेंशन किए जाते हैं, वैसे वुमेन भी होते थे। इसका मतलब सोसाइटी मेनली पेट्रियार्कल तो थी, बट कुछ वेरिएशन भी था। पेट्रियार्कल मतलब जहाँ पे मेल्स का डोमिनेंस होता है, तो कंप्लीटली नहीं थी पर मैक्सिमम थी। ट्रिक याद रखने का क्या हो सकता है? RRL, रोल्स, रेस्ट्रिक्शंस एंड लर्नेड वुमेन। एग्जाम के लिए अगर आप गार्गी और मैत्रेयी का नाम लिख देते हैं तो जरूर याद रखें, ये लिख के अगर आपने दिया है तो एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। मौर्यन एम्पायर इतना पावरफुल था, फिर डिक्लाइन क्यों हो गया? ये सबके मन में सवाल आता है, जैसे आपके मन में आ रहा होगा वैसे एग्जामिनर के मन में भी रहता है। सिंपल लैंग्वेज में 4 कैटेगरीज में इसको याद रखेंगे। इसको हम कहते हैं पेयो, PAEO। पी फॉर पॉलिटिकल, अशोका के बाद उनके जो सक्सेसर्स थे वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, दे वर वेरी वीक। एडमिनिस्ट्रेटिव, इतना बड़ा एम्पायर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था बिकॉज उतने काबिल सक्सेसर्स नहीं थे। इकोनॉमिक, आर्मी और वेलफेयर पर हैवी एक्सपेंडिचर। और ओ से अदर फैक्टर्स, प्रोविंशियल पावर्स राइज हुए और ग्रीक्स एंड शुंगास के इन्वेजन स्टार्ट हुए। मतलब एक सिंगल रीजन नहीं था, वैसे किसी भी डिक्लाइनिंग सिंगल रीजन कभी नहीं होता, तो यहाँ पे भी डिक्लाइन वॉज मल्टी डायमेंशनल। पे यो ट्रिक याद रखेंगे आप बच्चों, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, अदर। हमेशा कंक्लूजन में आपको लिखना है कि मॉडर्न डिक्लाइन हैड मल्टीपल कॉजेस नॉट अ सिंगल वन। ये एग्जामिनर को आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर कर देगा। अब हम पहुंच रहे हैं लॉन्ग आंसर्स पे। डिस्कस द मेन सोर्सेस फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग मौर्यन हिस्ट्री, हाउ रिलायबल आर दे? चलो सबसे पहले क्वेश्चन, मौर्यन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास कौन से सोर्सेस हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसको तोड़ के कई तरह से घुमा के भी पूछते हैं, चाहे शॉर्ट हो, चाहे वेरी शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे सोर्स बेस्ड हो, तो इसको ध्यान से आपको समझना है। सोर्सेज 2 टाइप्स के थे, लिटरली सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरली सोर्सेज में आपको याद रखना है बच्चों, इंडिका, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था जो ग्रीक एम्बेसडर थे। आउटसाइडर व्यू है इसलिए थोड़ा एग्जैजरेशन भी है, क्योंकि वो इंडिया के रहने वाले तो नहीं थे, तो जो देखा वो उनको बहुत भव्य लगा, तो उन्होंने उस हिसाब से उसका व्याख्यान किया। अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य मतलब चाणक्य जी ने। ये एक पॉलिटिकल मैनुअल है, थ्योरी ज्यादा है, प्रैक्टिस कम है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे अशोक वादना और महावामसा, ये अशोका पे फोकस करते हैं पर रिलीजियस बायसनेस यहाँ पे छलकता है। सेकंड, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, इंस्क्रिप्शंस, अशोका के एडिक्ट्स, डायरेक्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड सबसे रिलायबल। कॉइन्स, पंचमार्क कॉइन्स जो इकोनॉमी और ट्रेड दिखाते हैं। स्तूपास, पिलर्स, स्कल्पचर्स, आर्ट और आइडियोलॉजी का रिफ्लेक्शन। एग्जाम
के लिए आपको याद करने के पहले ट्रिक समझते हैं। तो LIC आप याद रखो, यहाँ पे LIC मतलब लिटरेचर, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। इजी है। और रिलायबिलिटी की बात अगर करनी है तो इंडिका एग्जैजरेट करता है, अर्थशास्त्र एक आइडियल मॉडल है, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट बायस्ड हैं, और इंस्क्रिप्शन सबसे ऑथेंटिक है। तो ये चार वर्ड्स में अगर आपको चीजों का क्लैरिटी है तो आप आंसर बहुत ब्यूटीफुली लिख पाएंगे। और एग्जाम में हमेशा एंड आपको करना है, एडिक्ट्स वर द मोस्ट, इनफैक्ट आर द मोस्ट रिलायबल बिकॉज दे आर डायरेक्ट एंड ऑफिशियल। ये लाइन एग्जामिनर को 100% इंप्रेस करेगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर विद रेफरेंस टू अर्थशास्त्र एंड अशोकन इंस्क्रिप्शंस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल। ये हमारे सिलेबस का फेवरेट है और यहाँ मार्क्स पक्के बनते हैं बच्चों। सिस्टम क्या था? मौर्यन एम्पायर था पहले सेंट्रलाइज एम्पायर, 4th to 2nd BCE। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या हैं? अभी हमने देखा था अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य जी का, अशोकन एडिक्ट्स, मेगास्थनीज का इंडिका। सेंट्रल गवर्नमेंट किंग सुप्रीम अथॉरिटी होते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देते थे, और अमात्यास ऑफिशियल जो रेवेन्यू, लॉ और ट्रेड संभालते थे। प्रोविंसेस, प्रोविंसेस के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद विलेज का स्ट्रक्चर होता था। बिल्कुल ऑर्गेनाइज फॉर्म दिखाई दे रहा है हमें। गवर्नर्स प्रिंसेस और मिनिस्टर्स के तौर पे बहाल किए जाते थे, हायर किए जाते थे, पोजीशन किए जाते थे। लोकल ऑफिशियल्स एग्रीकल्चर को देखते थे, इरिगेशन को देखते थे, जस्टिस न्याय प्रणाली को भी देखते थे। कंट्रोल मेंटेन कैसे करते थे बच्चों? आर्मी से और स्पाई सिस्टम से। आर्मी इन्फेंट्री, कैवेलरी, एलिफेंट्स, चैरियट्स। स्पाई सिस्टम मतलब अर्थशास्त्र में डिटेल लिखा हुआ है। जो जासूस हम सुनते हैं ना या मूवीज में देखते हैं, उस टाइम पे गुप्तचर के रूप में ये हुआ करते थे, काफी बड़ा नेटवर्क होता था। अशोका के इंस्क्रिप्शंस इंस्क्रिप्शंस क्या दिखाते हैं? धम्मा और वेलफेयर पर फोकस। अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामतास जो लोगों का मॉरल गाइडेंस करते थे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? व्हाई इट इज सो सिग्निफिकेंट? एक तरफ स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी तरफ मॉरल गवर्नेंस, दोनों का बैलेंस है मौर्यन सिस्टम की खास बात थी बच्चों। इसको याद करने का ट्रिक बहुत आसान है। बस एक छोटा सा वर्ड याद रखना है, कैप्स। कैप आप याद रखते ही हैं, मल्टीपल कैप्स। कैप्स हो गया सेंट्रल, आर्मी, प्रोविंसेस और स्पाइस। तो ये आप दिमाग में रखेंगे, आपको मालूम चल जाएगा मुझे क्या लिखना है। और आंसर में हमेशा दोनों सोर्सेस कोट करने हैं बच्चों, तो पहले भी बता चुका हूं। अर्थशास्त्र पे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, साथ में अशोकन एडिक्ट्स मेंशन कीजिए, ये आपको फुल मार्क्स सिक्योर करके देता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं बच्चों। एग्जामिन अशोका's पॉलिसीज एंड मेजर्स टू स्प्रेड धम्मा। अब बात करते हैं अशोका के धम्मा की। एक बार फिर से ये टॉपिक एग्जाम का एवरग्रीन टॉपिक है और हर साल पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट। व्हाट वाज धम्मा? एक मॉरल कोड था, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस और कंपैशन का। नैरो बुद्धिज्म नहीं, बल्कि जनरल एथिक्स था सबके लिए। ठीक है? तो कोई भी इसको नैरो पॉलिसीज, नैरो बुद्धिज्म के तौर पे नहीं सोचेगा। हु एंड व्हेन? अशोक ने प्रमोट किया 3rd BCE में। कलिंग वॉर 261 BCE के बाद जब उनका दिल दर्द से भर गया था, उसके बाद जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे वॉर नहीं लड़ने हैं, तब ये सब शुरू हुआ और धम्मा की स्थापना हुई। वेयर प्रोक्लेम्ड, रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स, रोड्स, टाउन्स, पिलग्रिमेज साइट्स पर लिखवाया। वाई प्रमोटेड? कलिंग वॉर की सफरिंग को देखकर उनको मन में ये भावना जागी कि दूर दूर तक वो लोगों को इस बात का ज्ञान दे सकें कि शांति कितनी महत्वपूर्ण चीज है, धम्मा कितना इंपॉर्टेंट है। एक डाइवर्स एम्पायर को यूनिफाई भी वो करने की कोशिश इसको प्रमोट करके कर रहे थे। रूलर की इमेज मॉरल और जस्ट मतलब न्यायप्रिय भी दिखाने के लिए। हाउस स्प्रेड एडिक्ट्स प्रोक्लेमेशंस इन प्राकृत। धम्मा महामतास प्राकृत क्यों? क्योंकि उस वक्त कॉमन लैंग्वेज ये थी। धम्मा महामतास मतलब अपॉइंटेड ऑफिशियल्स फॉर वेलफेयर प्लस मॉरल प्रीचिंग। तो अनुयायी वहां पे उन्होंने हायर किए, उनको ट्रेन किया और उनको अपॉइंट किया कि भाई वो वेलफेयर के ऑफिशियल्स हैं और धम्मा की मॉरल प्रीचिंग को देश प्रदेश तक पहुंचाए। पब्लिक वेलफेयर, ट्रीज, वेल्स, हॉस्पिटल्स भी बनवाए। रिलीजियस टॉलरेंस, ऑल सेक्स को रिस्पेक्ट किया। मिशंस अब्रॉड, श्रीलंका, सेंट्रल एशिया में बने और
कई लोगों को भेजा। बैन ऑन क्रुएलिटी, एनिमल सेक्रीफाइस डिस्करेज किया। इम्पैक्ट, रूलर का इमेज इंप्रूव हुआ, बुद्धिज्म अब्रॉड तक स्प्रेड हुआ, लेकिन इनइक्वालिटीज फुल्ली इरेज नहीं हुई। ऑब्वियसली एक साथ तो सब कुछ नहीं हो जाता है। ट्रिक इसको याद करने के लिए बहुत आसान है, 5M आप याद रखो, 5M। मामताज, मिशंस, मैसेजेस, जिसे एडिट्स कहते हैं, मोरालिटी, टॉलरेंस और मेडिकल वेलफेयर। हमेशा आंसर में श्रीलंका मिशन प्लस एडिट्स का जिक्र करना है बच्चों, ये आपको फुल मार्क्स स्कोर करके देगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी। अब बात करते हैं हम मॉडर्न इकोनॉमी, जो कि एकदम मल्टी डायमेंशनल थी, और एक्ट्स ट्रिक से इसको याद कर पाएंगे, ACTS एक्ट्स। व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी? बेस एग्रीकल्चर विद क्राफ्ट्स प्लस ट्रेड ऑन द टॉप। हु वर की एक्टर्स? peasants, craftsmen, guilds, merchants, official king. Okay. एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बैकबोन, सीरियल्स और इरिगेशन के तौर पे। लैंड रेवेन्यू मेन टैक्स सोर्स था। सरप्लस ने सिटीज और आर्मी को सपोर्ट किया। ट्रेड, इंटरनल ट्रेड जैसे कि रोड्स और मार्केट्स। एक्सटर्नल, लिंक्स विथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। और पंच मार्क्ड कॉइन्स मतलब मोनेटाइजेशन एविडेंस। क्राफ्ट्स एंड गिल्ड्स श्रेणीज, टेक्सटाइल्स, बीड्स, पॉटरी, मेटल वर्क। गिल्ड्स रेगुलेट करते थे प्राइसेस को, लोन्स को, ट्रेनिंग्स को। कुछ इंडस्ट्रीज स्टेट के कंट्रोल में थी। रोल ऑफ द स्टेट, टैक्सेशन प्लस रेगुलेशन, प्राइस को कंट्रोल करना, ग्रैनरीज, वेट्स एंड मेजर्स इनको मेंटेन करना। अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेस्ट हाउसेस, ट्रेड रूट्स, सिटीज, कॉमर्शियल हब्स। तो बेटा ट्रिक क्या रहेगी, जैसा हमने डिस्कस किया, एक्ट्स को याद रखिए। एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स, ट्रेड्स और स्टेट रोल, जितना हमने अभी ऊपर पढ़ा आप आसानी से लिख पाएंगे। और हमेशा एग्जाम्पल जरूर दीजिए, जैसे पंच मार्क कॉइन्स, गिल्ड्स, पाटलिपुत्र, ये एग्जाम्पल्स को रियल बनाते हैं। क्वेश्चन 5, explain the role of kinship, caste and social norms in shaping early Indian society. सोसाइटी का स्केलेटन क्या था, है ना? तो किंगशिप, कास्ट और नॉर्म्स, ये तीन पिलर्स हमेशा याद रखेंगे, इसलिए हमारे चैप्टर का भी नाम ये दिया हुआ है। किंगशिप क्या होता है? किंग की सेंट्रल अथॉरिटी, लॉ, ऑर्डर, टैक्सेशन। लेजिटिमेसी रिचुअल्स और ब्राह्मणास, मॉन्क्स के पैट्रोनेज से आती थी। रूल्स ऑफ प्योरिटी एंड हायरार्की मेंटेन करते थे। एग्जाम्पल, अशोका ने वेलफेयर प्लस धम्मा से अपनी इमेज बनाई। कास्ट, वर्ण एंड जाति। वर्ण टेक्सुअल आइडियल था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जाति प्रैक्टिकल, लाइक ऑक्यूपेशन, मैरिज, रीजन बेस्ड। रूल्स ऑफ प्योरिटी एंड हायरार्की टू बी मेंटेन। सोशल नॉर्म्स, प्योरिटी पॉल्यूशन रूल्स सोसाइटी चलाते थे। जेंडर रोल्स, पैट्रियार्कल सोसाइटी, वुमेन के लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट्स, कुछ एक्सक्लूजन्स भी थे, अनटचेबल्स एंड मार्जिनल ग्रुप्स। इंटरेक्शन, किंग्स को ब्राह्मणिकल सैंक्शन चाहिए होता था। ब्राह्मणास को किंग्स की पैट्रोनेज की जरूरत होती थी, तो गिव एंड टेक जैसा हो गया। लोकल एलिट्स, जाति लीडर्स, गिल्ड्स ने भी एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट किया। अर्बनाइजेशन कभी कभी रिजिड कास्ट को चैलेंज करता था। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे बच्चों? सोसाइटी हायरार्किकल थी, पर रीजन वाइज वेरिएशंस भी थे। ट्रिक कैसे याद रखेंगे? KCS, किनशिप, कास्ट एंड सोशल नॉर्म्स। आप हमेशा मेंशन कीजिए वर्ण आइडियल वर्सेस जाति प्रैक्टिस, ये एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है बच्चों, उनको बहुत अच्छा लगेगा। 6th क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर? जैसा हमने पहले भी देखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझते हैं इतनी बड़ी एम्पायर का गिरना, कैसे वो खत्म हुई, कैसे उसका एंड हुआ, क्या डिक्लाइन के रीजंस थे। मौर्यन एम्पायर जो चंद्रगुप्त ने शुरू किया और अशोक के टाइम पे अपने पीक पर था, पर अशोक के बाद धीरे धीरे एम्पायर टूटने लगा। क्यों? 4 मेजर एंगल से समझते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स, अशोका के बाद स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं आए, उनके सक्सेसर्स वीक और इनकेपेबल थे। जब लीडरशिप वीक हो तो इतने बड़े एम्पायर को चलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एग्जाम्पल, अशोका के बाद दशरथा और फिर लेटर रूलर्स एम्पायर को यूनाइट नहीं रख पाए। सिंपल लाइन में,
वीक रूलर्स मतलब वीक फाउंडेशन आगे के लिए। सेकंड फैक्टर था एडमिनिस्ट्रेटिव। मॉडर्न एम्पायर बहुत बड़ा और डाइवर्स एम्पायर था, राइट। एक सेकंड, मैं क्वेश्चन नंबर, ओके फाइन। तो बेटा ये वीडियो के नोट्स में क्वेश्चन नंबर 6 मेंशन है, पर आपकी पीडीएफ फाइल में दिया हुआ है, तो आप इसे सुन लें। मॉडर्न एम्पायर बहुत बड़ा और डाइवर्स था। अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटका इंडिया तक एक जगह कंट्रोल करते करते दूसरी जगह रिवोल्ट शुरू हो जाता था। अशोक ने धमा पर ज्यादा फोकस किया, स्ट्रिक्ट मिलिट्री कंट्रोल कम हुआ, प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट फील करने लगे, सेंट्रल कंट्रोल धीरे धीरे लूज हो गया। तो सिंपल लाइन में, जितना साइज बड़ा होता गया उतना सिस्टम वीक होता गया। इकोनॉमिक फैक्टर्स ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि साइज बहुत बड़ा था एम्पायर का, इसलिए सिस्टम वीक होने लगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स में ह्यूज आर्मी मेंटेन करना के लिए बहुत पैसा चाहिए होता था। अशोक के टाइम वेलफेयर वर्क्स भी चल रहे थे, लाइक रोड्स, हॉस्पिटल्स, ट्रीज एंड वेल्स। ये सब पब्लिक फ्रेंडली थे, लेकिन ट्रेजरी ड्रेन कर गए। रेवेन्यू कलेक्शन हर प्रोविंस में पॉसिबल नहीं था, फार्मर्स पे टैक्स बर्डन बर्डन ज्यादा बढ़ गया। रिजल्ट क्या हुआ? इकोनॉमिक स्ट्रेस ने एम्पायर को कमजोर कर दिया। सिंपल लाइन में, एक्सपेंडिचर अगर इनकम से बड़ा हो जाए तो लॉस रिजल्ट करता है। और जैसा कि पेयो में लास्ट था, ओ अदर फैक्टर्स, प्रोविंशियल्स पावर जैसे आंध्र, शुंगा और कलिंगा वापस स्ट्रांग होने लगे। इन्वेजन्स, इंडो ग्रीक्स और शुंगास ने मॉडर्न टेरिटरीज पर प्रेशर बनाया। एक एम्पायर तभी टिकता है जब अंदर यूनिटी और बाहर सिक्योरिटी दोनों हो, पर दोनों ही टूट गए थे। तो अगर अंदर से रिवोल्ट है तो बाहर से अटैक तो बनेगा ही बनेगा। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? डिक्लाइन एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, एक सिंगल रीजन नहीं। पॉलिटिकल वीकनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज, इकोनॉमिक बर्डन और एक्सटर्नल इन्वेजन्स, सबने मिलके मॉडर्न एम्पायर को कोलैप्स किया। एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, सडन फॉल नहीं। ट्रिक हमने जैसे देखा था पेयो, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, अदर, इसको आप ध्यान रखेंगे। और आप इसे मेन पॉइंट्स में एग्जाम्पल्स के साथ और ट्रिक्स को दिमाग में रखते हुए अगर याद रखोगे तो बिना स्ट्रेस के आप इसे लिख पाओगे और 100% मार्क्स स्कोर कर पाओगे, वेरी श्योर। ठीक है बच्चों, तो हमारे लॉन्ग आंसर्स भी एंड हो गए। अब मैंने इसके बाद आपके एक रेफरेंस के लिए एज यूजुअल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड लाइक एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, असर्शन, रीजन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस की अलग से पीडीएफ शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। ये सभी सॉल्यूशंस के साथ हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वर्कशीट भी वहां पे है, आप उन्हें वहां पे रेफर कर सकते हैं। आशा करता हूँ सेशन ने आपके चैप्टर को सुपर इजी बना दिया होगा। फ्रूटफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के क्विक रिवीजन में। टेक केयर बच्चों एंड गॉड ब्लेस।